बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया, बिंदास। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यूनिट 4 है आपका, ये 12th क्लास का। और यूनिट 4 में मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी के 2 चैप्टर कवर होंगे आपके, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। चैप्टर 6 क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर 7 है अल्टरनेटिंग करंट। तो आज की क्लास में और आज के जो लेक्चर में है, वीडियो में, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ढंग से समझेंगे, किस तरीके से है, क्या है कंडीशन, कैसे इसके रिगार्डिंग रूल्स आए और कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, बट मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ढंग से समझने के लिए कि आपके जो है सारे जो कंसेप्ट उसके क्लियर हो, उससे पहले बच्चों आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉजिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों, हम आज की क्लास में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। Subscribe our channel and press the bell icon to get the notification of our latest videos. उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शुरू करेंगे। बाकी देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, तो मैं आपको बता दूं, आप अपने आसपास में जनरेटर देखते हो, ये जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, अल्टरनेट करंट, ठीक है। तो ये सब जो है बच्चे, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉजिक नहीं होता तो आपका ये जो अल्टरनेट करंट है, इसकी जनरेशन पॉसिबल नहीं थी। इसके साथ ही अगर आपका अल्टरनेट करंट नहीं होता तो डीसी करंट को जो इतनी दूर तक जो सप्लाई जो है डीसी करंट की हेल्प से पहुंचाना मुश्किल होता, कि भाई पावर स्टेशन कहीं पर है, अब कहीं दूर की सिटी है, वहां तक पावर सप्लाई पहुंचाना है, तो काफी टफ टास्क था और पॉसिबल ही नहीं था, हाई कॉस्टली था और उतने रिक्वायर्ड पावर भी, वोल्टेज भी नहीं मिल पाते। यानी डीसी से आपको जो है दूर तक किसी रिमोट एरियाज में, रिमोट एरियाज का मतलब समझते हो, जैसे कि मेन सिटीज है और उससे बहुत ज्यादा दूर है, अलग थलग, तो वहां पर उन इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना मुश्किल होता। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आज हम सीखेंगे, मेन बेसिक प्रिंसिपल जो आपके जनरेटर है उनका भी यही लॉजिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही लॉजिक है जिसके कारण बच्चों आज जो है करंट इतनी इजीली सबको एक्सेसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बिना अल्टरनेट करंट की जनरेशन पॉसिबल नहीं थी। तो क्योंकि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझना है और उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉजिक, कि भाई ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। ओके, तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने के लिए बच्चों ध्यान दोगे कि सबसे पहले आप सभी जानते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प लेते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? ये सिंपली आपकी इमेजिनरी लाइंस है जो किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को और उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन से पोल से निकलती है बच्चों? नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? पता है? चलो कोई नहीं, मैं बता रहा हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों? मान लो कि आपने जो है कहीं पर कोई एक सरफेस है, किसी भी तरीके का कोई भी चीज है, ठीक है, या फिर आपने रेक्टेंगुलर वायर ही बना दिया और उसके बीच का ये सरफेस हो गया। तो किसी भी सरफेस को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, क्या करोगे? किसी भी सरफेस को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसमें से क्या पास होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या पास होगी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मान लेते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू है B, और
जो ये जो मान लेते हैं इस सरफेस पर बच्चों हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया ds, तो कभी भी किसी भी सरफेस की जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के नॉर्मल के अलोंग होता है। किसके अलोंग होता है बच्चों? सरफेस के नॉर्मल के अलोंग। तो इस सरफेस के हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया n कैप, ओके, और इस नॉर्मल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो मान लेते हैं कि एंगल बना रहा है थीटा। तो यहां से B के जो दो कंपोनेंट हो जाएंगे बच्चों, एक तो हो जाएगा अलोंग द नॉर्मल, है ना, अलोंग द नॉर्मल जो होगा क्या हो जाएगा B cos थीटा, और एक हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, वो कौन सा हो जाएगा B sin थीटा। तो हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्या बच्चों कि अगर आपने एक सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, या फिर मैग्नेटिक फोर्स लाइंस भी कहते हैं इनको। तो उसमें से कितने अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी उससे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, लिख सकते हो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। यानी भाई कोई एक सरफेस है तो सरफेस के नॉर्मली का मतलब समझते हैं परपेंडिकुलरली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो कितनी पास हो रही है उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। जैसे कि मान लो ये एक सरफेस है तो भाई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से ऐसे जा रहा है बिल्कुल सीधा, तो ये तो पास हो जाएगा। बट जो ऐसे आएगा क्या ये इसमें से पास होगा? नहीं भाई, सरफेस के अलोंग ये तो ऐसे चला गया, सरफेस में से पास तो हुआ ही नहीं। तो उसी हिसाब से अगर मैं यहां पर देखूं तो इस सरफेस में से जो है मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पर आया है तो उसका B cos थीटा सरफेस के नॉर्मल है और B sin थीटा अलोंग द सरफेस है। तो सरफेस में से कौन सा पास होगा बच्चों कंपोनेंट? B cos थीटा। तो आपको मैंने बताया किसी भी गिवन पॉइंट पे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो काउंट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, सरफेस में से जो भी फील्ड पास हो रही है उस स्ट्रेंथ को सरफेस से मल्टीप्लाई कर देंगे सरफेस एरिया से, तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई बी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई उसके नीचे छोटा सा बी सबस्क्रिप्ट में। तो ये तो टोटल फ्लक्स। तो स्मॉल एरिया मान लो ds, तो ds में से जो फील्ड लाइंस पास होगी तो स्मॉल फ्लक्स मिलेगा, दैट इज डी फाई बी। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कितना पास हो रहा है? B cos थीटा इंटू सरफेस एरिया कितना है? ds। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5b इक्वल टू b ds cos थीटा। एक तो ये फॉर्मूला माइंड में रख लो बच्चों। इसके अलावा यहां पर डॉट का लॉजिक लग जाएगा, पढ़ रखा है ना डॉट प्रोडक्ट, तो क्या बन जाएगा इन वेक्टर फॉर्म में b डॉट ds। तो यहां पर कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों? डॉट। तो आपके हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी हुई? स्केलर, क्योंकि जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर मिलता है उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ये तो क्या हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके अलावा अलग अलग कंडीशंस में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो बच्चों अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लूं तो इधर तो हो जाएगा डी फाई बी, इधर हो जाएगा बी डॉट डी एस। डी फाई बी का इंटीग्रेशन फाई बी, इधर हो गया आपका बच्चों बी डॉट डी एस। अब इसके बाद क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के हिसाब से आपको डाटा गिवन होगा, इसको इंटीग्रेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया बच्चों आपका? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। डन, फॉर्मूला ये हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फाई बी इक्वल टू बी डॉट डी एस। डॉट को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों? बोलो,
अगर डॉट को हटा देंगे तो क्या आएगा, बी डी एस कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉस 0 क्या हो जाएगा आपका, कॉस 0 हो जाएगा बी डी एस। कॉस 0 1 होता है ना, तो ये हो गया बी डी एस। इंटीग्रेट करोगे बी बार डी एस का एस, सरफेस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, ये कब है, जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 कब होगा, जब सारी फील्ड लाइन नॉर्मल के अलोंग जाएगी, क्योंकि थीटा किसके बीच का एंगल है, सरफेस के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो यहां तो कोई समस्या तो नहीं। बाकी हम इस फॉर्मूले से देख लेते हैं। आप चाहो तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला जरूरत पड़ने पर आप ऐसे लिख सकते हो, मैं ये सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूं, बी एस कॉस थीटा। कई बार आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, बी डॉट एस। कई बार जो सरफेस एरिया है एस से ना रिप्रेजेंट करके ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बी डॉट ए। समझ में आई बात बच्चों, है ना। अब अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो थीटा की वैल्यू जो है आपकी अगर रहती है 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर, ओके, क्या, अगर थीटा रहता है 0 के इक्वल या थीटो से 0 से ग्रेटर और 90 से लेस, तो इस केस में आपको पता है कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो फ्लक्स आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो फाइव भी क्या होगा उस केस में, पॉजिटिव। अगर थीटा हो गया 90, कॉस 90 क्या होता है, 0। तो इस केस में फाइव भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका, 0। और अगर आपका थीटा जो है 90 से तो ग्रेटर है और लेस देन और इक्वल टू है 180, तो कॉस 180 होता है -1। तो इस केस में जो आपका फाइव भी होगा बच्चों, वो भी होगा नेगेटिव। समझ में आ गई बात बच्चों। तो ये हो गया आपका 3 कंडीशन कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स कब 0 होगा, कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। अगर एंगल 0 है या 90 से कम है, तो उस केस में आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि 0 cos 0 क्या होता है, 1। और अगर आपका थीटा 90 से लेस है, तो उस केस में आपके cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जिसके कारण आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव मिलेगा। और अगर थीटा 90 हो गया, तो भाई उस केस में तो cos 90 0 होता है, और मल्टीप्लीकेशन में 0 आ जाए तो क्या होता है, सब 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। और अगर आपका एंगल 90 से ग्रेटर सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाता है, मैथ में पढ़ा होगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ना, इस तरीके से आप सबने पढ़ा होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो 90 से 180 के बीच का एंगल होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में cos की वैल्यू होती है नेगेटिव, और cos 180 भी होता है -1। तो यानी अगर आपका एंगल किसके 90 से ग्रेटर और 180 से लेस या फिर इसके बीच में आ गया, तो इस बीच में बच्चों आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये इतना क्लियर हो गया। अब यहां से हम इसकी यूनिट वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो इसको एक काम करो बच्चों, फटाफट एक बार नोट कर लो। तो बच्चों नोट हो गया, तो मैं थोड़ा सा इनको रब कर देता हूं, है ना। तो अब हम निकालने जा रहे हैं यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। आप सबको पता चल गया, देखो चाहे स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स हो या टोटल, बात वही थी आपकी, क्या यही था ना, बी एस कॉस थीटा। तो आपको पता है बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कोई यूनिट होती नहीं है। अब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, जल्दी से बोल दो फटाफट।
SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला मीटर स्क्वायर। और बच्चों इसको एक और नाम से जाना जाता है वेबर। क्या? वेबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं WB से। टेस्ला मीटर स्क्वायर इज आल्सो नोन एज द वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट क्या हो गई? वेबर। इसके अलावा CGS यूनिट भी है, CGS यूनिट। तो CGS यूनिट में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की यूनिट क्या होती है? गॉस होती है ना? क्या होती है? गॉस। और सरफेस एरिया की बच्चों क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी एक और नाम से जाना जाता है मैक्सवेल। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों? मैक्सवेल। इसको लिखते हैं कैपिटल M स्मॉल x, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल किसकी यूनिट हो गई? CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और वेबर SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इनमें रिलेशन निकाल के देखते हैं कि 1 वेबर किसके इक्वल होगा। तो 1 वेबर टेस्ला मीटर स्क्वायर है, इसका बनाना क्या पड़ेगा? गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टेस्ला में कितने गॉस? 10 की पावर 4। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर? 10 की पावर 2। मीटर का क्या है? स्क्वायर। कर दो इसका स्क्वायर। सॉल्व करके कितना आ गया? 10 की पावर 8 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10 की पावर 8 मैक्सवेल। क्या समझे? समझ गए ना भाई? एक वेबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल के इक्वल होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के था यूनिट वेबर, CGS यूनिट मैक्सवेल। एक वेबर में कितने मैक्सवेल? 10 की पावर 8। क्लियर है? अब मान लो आपको निकालना है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। तो बचा क्या? मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया। तो अब निकालते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस एरिया। मैग्नेटिक फील्ड का याद है? चलो याद है, ठीक है। नहीं याद है तो हम इनको बेसिक में टर्म कर लेते हैं। ये फॉर्मूला पढ़ा है, F इक्वल टू QVB। पढ़ रखा है ना? पढ़ा ही होगा आप सबने। जब यहां तक पहुंच गए हो इस टॉपिक पे तो ये फॉर्मूला तो आप सबने पढ़ा ही होगा। तो B का फॉर्मूला क्या आ गया? F बाय QV। ठीक है, रख देते हैं यहाँ पे F बाय QV इंटू S। F क्या होता है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये तो याद ही हो गया सबको, MLT माइनस 2। सरफेस एरिया L2, चार्ज का AT, वेलोसिटी का LT माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करो। M तो कहीं नहीं है तो एज इट इज आ गया। अब देखो ऊपर हो गया L की 3 और नीचे से एक L जाके माइनस होगा तो क्या बचेगा? L की 2। ठीक है, 3 और नीचे से 1। उसके बाद T माइनस 1 T प्लस 1, ये तो यही खत्म हो गया। तो क्या बचे यहाँ पे? T माइनस 2 ऊपर वाला। इसके अलावा A नीचे जाएगा ऊपर -1। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसके अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि डिफाइन 1 वेबर। तो 1 वेबर कब होगा? ध्यान से देखो, ऐसा यूनिट में जब मैं B की वैल्यू 1 टेस्ला रखूं और S की वैल्यू थीटा तो 90 डिग्री, सॉरी थीटा कितना होती है? 0 डिग्री, यानी अलोंग दी नॉर्मल। जब आपका, पहले ये नोट कर लो बच्चों, फटाफट कर लिया नोट। ओके, तो अब हम डिफाइन करते हैं 1 वेबर। ठीक है, तो 1 वेबर कैसे डिफाइन होगा? तो देखो बच्चों, जब हम रखेंगे क्या? व्हेन B इज इक्वल टू 1 टेस्ला, ठीक है, S इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। उस केस में 5 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 वेबर सॉल्व करके आएगा ना, 1 वेबर। ओके, तो 1 वेबर आप डिफाइन करोगे कि 1 वेबर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए सरफेस ऑफ
area 1 meter square placed in uniform magnetic flux density of strength 1 Tesla normally 1 Tesla नॉर्मली होगा तभी तो थीटा 0 होगा। समझ गए क्या? इसी तरीके से अगर आपको 1 मैक्सवेल डिफाइन करने के लिए पूछा जाए डिफाइन 1 मैक्सवेल, तो क्या है? 1 मैक्सवेल इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ सरफेस ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ 1 गॉस नॉर्मली। यानी भाई इसमें 1 टेस्ला, इसमें 1 गॉस। तो आई होप बच्चों आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। इन पे क्वेश्चंस बड़े आसान होंगे। आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा, सरफेस एरिया गिवन होगा, एंगल गिवन होगा, सॉल्व कर लो। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में होगा तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, वैसे होगा तो वैल्यू रख के सिंपल फॉर्मूले में सॉल्व कर लो। तो ज्यादा इस पे टफ क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो डन बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉजिक क्लियर हो गया। ताकि अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक स्टार्ट कर सके, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स वर्ड बार बार आएगा तो पता तो ना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। यानी भाई किसी एक सरफेस को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो उसके सरफेस से नॉर्मली कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, नॉन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन सी क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स? स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट वेबर, सीजीएस यूनिट मैक्सवेल। ठीक है बच्चों, इन सबको नोट कर लो, फिर हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो बच्चों आपने जो है मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे मेन जो टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है बच्चों? देखो लिख लोगे, इट इज द फिनोमिना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ करंट और ईएमएफ। जो यहाँ पर इस फिनोमिना से करंट और ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है बच्चों, उसे इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। यानी देखो जो वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो दोबारा सुन लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है आपका? इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ कॉइल। डेफिनेशन लिख लिया। यानी कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि कोई भी एक कॉइल है मान लो, ठीक है, और इससे जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है, अगर इस फ्लक्स को आप चेंज करोगे, क्या करोगे? इस फ्लक्स को अगर आप चेंज करोगे तो इस वायर में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये जो कॉइल है, इस कॉइल के वायर में करंट प्रोड्यूस होगा। अब करंट है, यानी इसको मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी है, जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इस वायर में किसी दो एंड के अक्रॉस जो है आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा। अगर आप उसके अक्रॉस मान लो कि यहाँ पे कोई एक टर्मिनल लगा दो, बल्ब लगा दो, अगर आप इस कॉइल से लेंगे कि यहाँ पर एक एलईडी बल्ब लगा दोगे बच्चों, तो क्या है? वो ग्लो करने लग जाएगा। तो यानी इस एलईडी के क्रॉस कोई को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, और वो क्रिएट किसके कारण हुआ? हमने कोई बैटरी तो नहीं लगाई इसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के कारण इसमें आपका क्या हुआ? करंट प्रोड्यूस हुआ, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है आपका या प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ।
तो किसी भी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो प्रोड्यूस करने का फेनोमेना है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बी इक्वल टू बी एस कॉस थीटा, यानी आप फ्लक्स कैसे कैसे चेंज कर सकते हो, या तो बी की स्ट्रेंथ को चेंज कर दो, या फिर एरिया चेंज कर लो, या फिर एंगल चेंज कर लो। इन तीन में से अगर किसी भी एक फैक्टर को आप चेंज करोगे तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। तो समझ में आ गया बच्चों? अभी धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते जाएंगे इसके लॉजिक और आपको ढंग से क्लियर होता जाएगा। आई होप तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर है। अब आप यहाँ पर ध्यान दोगे कि इसको समझने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम फैराडे के टाइम में चलते हैं और जो एक्सपेरिमेंट उसने करा था उनको हम उसी हिसाब से इमेजिन करेंगे। पहले से हम मान कर नहीं चलेंगे कि हमें सब कुछ पता है। जिस हिसाब से उसने स्टेप बाय स्टेप चीजों को करा था उसी स्टेप को हम फॉलो करते चलेंगे। एक चीज और बता दूं, मैं इसके एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए, देखो उसमें पहला दूसरा तीसरा नाम करके कुछ नहीं, पॉइंट्स है कि वह अलग अलग तरीके से उसने चीजों को ऑब्जर्व करा। तो पॉइंट आगे पीछे हो जाए कोई टेंशन नहीं, आप ये मत सोचना भाई ये पहला ही है ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, तो ऐसा उसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो सिंपली हमारा जो हेडिंग है वो है फैराडे एक्सपेरिमेंट। क्या बच्चों? फैराडे एक्सपेरिमेंट। ओके, फैराडे एक्सपेरिमेंट। अच्छा, आपको एक चीज पता है, जो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइंस का लॉजिक है ये किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? फैराडे ने। इसका रीजन क्या है कि ऐसा बोला जाता है, अब रियलिटी तो हम नहीं जानते, कि इनकी जो थोड़ी मैथमेटिक्स थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी, बट इनका एक्सपेरिमेंटल नॉलेज और स्किल जो है वो काफी स्ट्रांग थी। तो चीजों को बताने के लिए जो है, जैसे कि हाँ भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे है, तो उसने बोल दिया हाँ भाई ये लाइन से इस तरीके से ये स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रही है। बाद में जब मैक्सवेल ने इसके जो भी एक्सपेरिमेंटल लॉजिक वगैरह है उन सबको क्या करा था, मैथमेटिकली उनको फॉर्मुलेट करा था। तो उसका जो ये जो लाइन वाला जो कंसेप्ट था, जो स्कोप था, इसको उसने भी अप्रिशिएट करा था। भाई ये कमाल का लॉजिक है, चीजों को एक्सप्लेन और सिंप्लीफाई वे में कॉम्प्लिकेटेड चीजों को लोगों को समझाने का। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब जो आप पढ़ते हो बच्चों, ये जो है इनका जो बेसिक जो है फैराडे ने दिया था। और समस्या क्या थी कि मैथमेटिकली उन चीजों को बता नहीं सकते थे। ठीक है, तो फैराडे एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हम करने जा रहे हैं, फैराडे के टाइम में क्या करा था उसने, एक कॉइल लिया था और एक बार मैग्नेट, जिसमें जो है उसका कॉइल जो है रेस्ट में था और बार मैग्नेट मोशन में। यानी देखो बुक में आपको 3-4 लेयर की ऐसी कॉइलिंग मिलेगी, मैं सिंपल सा बना देता हूं। ये कॉइल बना दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसमें वायरिंग कर सकते हो, 4-5 लेयर ऐसे पूरा ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड खिचड़ी पकाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमें चीजों को समझना है। तो ये एक वायर का कॉइल है जिसके 2 एंड के अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आप ऐसे भी दिखा सकते हो या अंदर एरो के हिसाब से भी दिखा सकते हो। और ये इसका सेकंड एंड, ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट में ये जो बच्चे मैं कराने जा रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो इंड्यूस करंट के डायरेक्शन वाले न्यूमेरिकल्स है आप उनको सॉल्व कर पाओगे। बाकी ये एक्सपेरिमेंट एज इट इज जो है आपके किसी भी एग्जाम में नहीं आते। खावे फैराडे एक्सपेरिमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो चीजों को समझना है, लैंग्वेज लिखने का थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो अपने आप इसके बारे में। तो पहले हम लेकर चल रहे क्या, कॉइल जिसमें कोई बैटरी नहीं लगी है, एक वायर की कॉइल है और गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, साथ में एक बार मैग्नेट। अब इसने क्या करा, शुरू में बार मैग्नेट लिया, उसका नॉर्थ पोल जो है कॉइल की तरफ था और साउथ पोल जो कॉइल से दूर था, ठीक। अब उसने क्या करा,
ध्यान से सुनना कि ये इस मैग्नेट को ऐसे मूव कर रहा था, तो उसने देखा कि जब बार मैग्नेट को मूव करते हुए कॉइल की तरफ ला रहा हूं तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब करंट प्रोड्यूस हो रहा है कैसे पता चला? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब देखो, अभी करंट की डायरेक्शन क्या होगी उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो जब हम इन सारे टॉपिक को पढ़ लेंगे तो लास्ट में जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो वहां पे जाके आपको डायरेक्शन निकालने का लॉजिक बता दूंगा। तो अभी हम मान के चल रहे कि ये लेके आया और उसने बस ऑब्जर्व करा भाई इस सर्किट में करंट है। अब करंट है कैसे पता चला? गैल्वेनोमीटर के सुई ने डिफ्लेक्शन करा पॉइंटर ने। मान लेते किधर डिफ्लेक्शन करा, अभी एज्यूम कर लिया ऐसे, एक्चुअल डायरेक्शन क्या वी डोंट नो, तो इस तरफ इसने डिफ्लेक्शन शो करा। उसके बाद उसने देखा कि भाई जब मैं मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूं तो भी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, बट जब दूर लेके जा रहा हूं तो डायरेक्शन अपोजिट, पास ला रहा हूं फिर दूर ले जा रहा हूं अपोजिट। साथ में उसने देखा कि अगर लाके मैं यहां पे रोक दे रहा हूं मैग्नेट, यहां पे कहीं पर भी मैग्नेट को रोकते ही करंट जीरो, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, चाहे मैग्नेट में यहां पे रोकूं चाहे यहां पे चाहे यहां पे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो भाई हैरानी हुई उसको, यार कोई बैटरी भी नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ मैग्नेट मूव कर रहा हूं और इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद फिर उसने क्या करा अगले लेवल में, इसी में पहले में ही चल रहा है अभी, उसने करा मैग्नेट का पोल चेंज कर दिया। बोला भाई इधर से करके देख लेता हूं क्या होता है, साउथ इधर नॉर्थ इधर। अब इसमें क्या था कि जब ये मैग्नेट को इधर ला रहा था, पहली बार जब मैग्नेट को इधर ला रहा था नॉर्थ पोल इधर था तो ये था डायरेक्शन, बट इस बार डिफ्लेक्शन तो मिला बट उसके अपोजिट। जब दूर ले जा रहा था उस समय तो इधर मिला था, इस बार दूर ले जाते टाइम मैग्नेट को इधर डिफ्लेक्शन मिला। ठीक है, तो ये चीजें उसने देखा। साथ में उसने एक चीज और देखी कि अगर मैं मैग्नेट को जल्दी जल्दी मूव कर रहा हूं तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, और अगर मैग्नेट को स्लो स्लो मूव कर रहा हूं तो डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। तो ये तो उसने जो चीजें ऑब्जर्व करी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या करा? सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने एक कॉइल लिया, अगेन वही दिख रहा है ना, और उसके गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। कह रहे सर जी क्या है, ये तो सेम टू सेम है। भाई दूसरा तो देखो, इसने दूसरा भी कॉइल ही लिया। क्या लिया? कॉइल ही लिया, बट उसमें लगी थी बैटरी। अच्छा, इसको दूसरे पहले उसने एक और चीज करा। पहली बार में हमने क्या करा, मैग्नेट मूव करा। अगली बार उसने क्या करा, मैग्नेट को फिक्स रखा और कॉइल को मूव करने लगा। कॉइल को मूव कर रहा था तब भी उसको क्या, डिफ्लेक्शन। यानी अगर इन दो के बीच में देखो, चाहे कोई भी रेस्ट में रहे या फिर कोई भी मोशन में रहे, इनके बीच में रिलेटिव मोशन होती है। रिलेटिव मोशन का मतलब कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मूव करता हुआ दिखना चाहिए। अगर मैं दोनों को सेम तरीके से, मान लो कि दोनों को एक कार्डबोर्ड पे फिक्स कर दो, पूरा कार्डबोर्ड मूव करूंगा तो कोई डिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप मेंटेन है। इनके बीच में यहां से इसको देखूंगा तो रेस्ट में दिखेगा, यहां से इसको देखूंगा तो रेस्ट में दिखेगा। जैसे कि आप एक बस में बैठे रहते हो तो बस चल रही है, बट आपके बगल वाला जो यात्री होता है वो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में होता है ना। अगर पूरे अरेंजमेंट को एक पे रख के ही मैं मूव करूंगा, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो कोई डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। यानी या तो कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेट मूव करना चाहिए या फिर मैग्नेट के रिस्पेक्ट में कॉइल। तो यानी मैग्नेट को रेस्ट कर दिया, कॉइल को मूव करा, तब भी हमें डिफ्लेक्शन मिला था। ठीक है बच्चों, सेम कहानी यहाँ पे करी, बस मैग्नेट की जगह क्या करा, एक दूसरा करंट कैरिंग कॉइल ले लिया। अगेन इसमें भी वही चीज है कि जब हम इसको मूव कर रहे थे, इसको रेस्ट में रख के इसको मूव कर रहे थे तो डिफ्लेक्शन मिल रहा था, इसको रोक के इसको मूव कर रहे थे तो भी डिफ्लेक्शन मिल रहा था। साथ में जितनी तेजी से मूव कर रहे थे डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा, स्लो मूव कर रहे थे डिफ्लेक्शन कम। अगर पास लाते टाइम डिफ्लेक्शन इधर तो दूर ले जाते टाइम इधर अपोजिट मिल रहा था। ये दो होने के बाद तीसरी चीज, तीसरा एक्सपेरिमेंट। तीसरे में क्या करा, अगेन
क्या, तो कॉइल लिया, एक में क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर, क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर, और दूसरे कॉइल में कोई बैटरी लगा दी, क्या लगा दी, बैटरी एक स्विच के साथ, एक टैपिंग स्विच। ठीक, अब इसमें क्या है कि शुरू में ये ऑफ है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, अभी हम मोशन किसी का नहीं कर रहे, इसमें तो क्या था कि मोशन था। जैसे ये स्विच को हमने ऑन करा, थोड़ी देर के लिए इसमें डिफ्लेक्शन आया, बाकी स्विच हमने ऑन कर दिया, थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन आया, और उसके बाद डिफ्लेक्शन वापस क्या हो गया, जीरो, बट कि स्विच ऑन है। फिर हमने जब इसको ऑफ करा, फिर थोड़ी देर के लिए इसमें डिफ्लेक्शन आया, और उसके बाद ये तो ऑफ हो गया, ये भी जीरो हो गया। बट जब ऑन करते टाइम मान लो अगर डिफ्लेक्शन हमारा इधर आया, तो ऑफ करते टाइम इधर आया था। ठीक है, तो ये चीजें उसने क्या करी, ऑब्जर्व करी फैराडे ने। अब ऑब्जर्व करी तो उसके बाद उसने आइडिया लगाया कि मैंने ऑब्जर्व क्या करा, तो उसने देखा कि भाई जब मैं इसको मूव कर रहा हूं तो चेंज क्या हो रहा है, क्या चेंज हो सकता है, कि देखो कि मान लो शुरू में नॉर्थ इधर लिया था, साउथ इधर, तो फील्ड लाइन से निकलती है। ठीक, ओके, इस तरीके से। तो जैसे जैसे मैं इनको पास लेके आऊंगा, इसमें से पास होने वाली फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज। जैसे मैं इसको पास लेके आऊंगा, फील्ड लाइंस इंक्रीज होती जाएगी, यानी फ्लक्स चेंज होता जाएगा। और अगर मैं कहीं पर भी पास भी लाके रोक देता हूं, तो भाई जितना फ्लक्स इससे जुड़ गया, पर चेंज होना तो बंद हो गया ना। भाई देखो, ये मैं सोच रहा हूँ नॉर्थ से सिर्फ फील्ड लाइन निकलती है, साउथ में एंटर भी करती है, मैं सिर्फ यहाँ पर लॉजिक समझा रहा हूँ। कहीं कोई बच्चा बोले सर जी साउथ में से फील्ड लाइन एंटर करे बगैर नॉर्थ में से निकल कैसे गई, ऐसे भाई बच्चों वाली हरकतें मत करना, चीजों को समझा रहा हूं मैं। ठीक है, और फिर लाइन अब काउंट मत करने लग जाना, सर जी इधर से ज्यादा आ रही, इधर से कम आ रही है। चीजों को समझो भाई, भावनाओं को समझो। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पर बताया कि क्या हुआ कि जब ये मूव हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसमें भी देखो, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, तो आपको पता है करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ठीक, और जब इसको मूव करूंगा तो अगेन क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, जो इससे लिंक है, होगा ना। तो क्योंकि इससे भी फील्ड लाइन निकलेगी, और फील्ड लाइन निकलेगी तो इससे भी एंटर करेगी, है ना। समझ में आ रही बात, ओके। तो इस तरीके से इसमें यहां पर तो चलो समझ में आ गया। साथ में जब हम तेजी से मूव करते हैं, क्या करते हैं, तेजी से, तो फ्लक्स ज्यादा तेजी से चेंज होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होता है। स्लो मूव करते हैं तो फ्लक्स के चेंज होने का रेट स्लो होता है, यानी धीरे धीरे चेंज होता है। ठीक है, ये चीजें। साथ में यहां पर क्या हुआ कि जब हम इसको ऑन या ऑफ कर रहे थे, शुरू में इसमें करंट जीरो, अब मान लो भाई इस बैटरी से इस कॉइल में मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर जा सकता है, तो आपको क्या लगता है, जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा जीरो तुरंत 5 हो जाएगा क्या, ऐसे बूम, नहीं, कुछ ना कुछ, चाहे माइक्रो सेकंड लगे, मिली सेकंड लगे, कुछ ना कुछ टाइम लेगा 0 से 5 तक जाने में। तो उतने टाइम तक क्या होगा, करंट चेंज होगा। करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होने का मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होने का मतलब क्या है कि इससे जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे एक मैक्सिमम करंट में पहुंच गया तो फील्ड मैक्सिमम हो गई, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैक्सिमम होके कांस्टेंट हो गया, तो फ्लक्स में चेंज आना बंद हो गया। तो इसलिए बाद में क्या हुआ, ऑन करते थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्शन शो करा और फिर डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। जब ऑफ करा तो अगेन मान लो कि 5 से 0 तुरंत तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ टाइम लेगा, वहां डिक्रीज होने लगा, फील्ड चेंज होने लगा, फ्लक्स चेंज होने लगा, इसलिए डिफ्लेक्शन। बाद में जब करंट जीरो हो गया तो यहां से फील्ड जीरो, तो फ्लक्स में चेंज आना जीरो हो गया और उसमें डिफ्लेक्शन खत्म हो गया। तो ओवरऑल फैराडे के एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा कि भाई अगर किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, उसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये मत सोचना मैं इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ जब वर्ड यूज करता हूं
तो इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ एक ही चीज है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने बोला इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब कि इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम है। नहीं भाई, इंड्यूस्ड करंट अलग चीज है और ईएमएफ अलग है। बट आपको पता है करंट के फ्लो होने के लिए क्या चाहिए आपको? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी अगर वहां करंट है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा ना। तो या तो आप इंड्यूस करंट बोल लो या इंड्यूस्ड ईएमएफ, कोई भी एक चीज को आप लेकर चल सकते हो। तो मैं वही बोल रहा हूं कि हमने क्या ऑब्जर्व करा कि अगर किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और साथ में वो कब तक प्रोड्यूस होता रहेगा? जैसे आप रोक दे रहे थे प्रोड्यूस होना बंद हो जा रहा था ना, तो यानी वो तब तक प्रोड्यूस होता रहेगा जब तक चेंज कंटिन्यू रहेगा। साथ में हमने क्या देखा कि भाई फ्लक्स जितनी तेजी से चेंज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तभी तो डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगा, है ना। तो ये चीजें ओवरऑल फैराडे ने ऑब्जर्व करी, जिसके बेसिस पर बच्चों आता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इन एक्सपेरिमेंट को जो है आप ये डायग्राम बना के और बुक्स वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है उनसे आप इनको लिख सकते हो अपने नोट्स में। बाकी मेन लॉजिक इनका क्लियर होना जरूरी है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, भाई ये घर की या कार की EMI नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है। तो इसमें दो लॉ है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों बात करेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें क्या कहता है आपसे ध्यान दोगे। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे आपसे कहता है कि whenever the magnetic flux linked to a coil changes, it produces an induced EMF or induced current, and it lasts so long as the change is continue। लिख लो दोबारा से, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, it states that whenever magnetic flux linked to a coil changes, an induced EMF or induced current produced in the coil, and it lasts so long as the change is continue। मतलब कि भाई कि अगर किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, और ये तब तक प्रोड्यूस करता रहेगा, ये तब तक प्रोड्यूस होता रहेगा जब तक कि आपके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नोट कर लिया, समझ में आ गया। चलो सेकंड लॉ की बात करते हैं। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें आपसे क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, भाई ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं है, ईएमएफ है, स्मॉल ई से इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके? मैग्नेटिक फ्लक्स के। ओके, और इसके प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करूंगा तो कांस्टेंट आएगा विद नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आया? तो इसका रीजन मैं बता देता हूं कि आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वो मैं लेंज लॉ में भी एक्सप्लेन करूंगा वही चीज, वो हमेशा इस हिसाब से प्रोड्यूस होता है बच्चों
किस हिसाब से कि जिसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण, तो उसका अपोज करता है। यानी हमेशा जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस हिसाब से प्रोड्यूस होगा, रोक सके, वो चेंज प्रोड्यूस ना होने दे। यानी कुल मिलाकर वही बात है, वही कि जो इसको बनाने की कोशिश कर रहा है ये उसी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट जो के है ये 1 मिलेगा एक्सपेरिमेंटली आपको, तो E इक्वल टू आ गया माइनस d∅b बाय dt। इस फॉर्मूले को माइंड में बिठा लो, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी अच्छे अच्छे होते हैं इस फॉर्मूले पे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया, माइनस d∅b बाय dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम टेकन, किस रेट से चेंज हो रहा है और डिसाइड करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया बच्चों ये। अब हम बात करेंगे यहां पर एक लेंज लॉ का। नेगेटिव साइन क्या है, सिंपल सा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है उसका अपोज करेगा। ठीक, नोट कर लिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लेंज लॉ को। किसको, लेंज लॉ को। तो लेंज लॉ कहता क्या है, लेंज लॉ ये कहते हैं भाई, ध्यान से सुन लो, ये वही बात कहता है नेगेटिव साइन वाला। इट स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द cause of its production, that is the change in magnetic flux। यानी भाई लेंज लॉ यही कहता है कि भाई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, यानी जो भी इसके प्रोड्यूस होने का कारण है, कौन, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इस हिसाब से प्रोड्यूस होगा कि उसी का अपोज करे। जैसे कि इसको हम समझते हैं थोड़ा सा, कि अगर ये आपके पास एक कॉइल है, ठीक है बच्चों, और इसका ये सरफेस इस तरफ है, इस तरफ वाला सरफेस दिखा रखा है, और ये आपका एक बार मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ। अब इस बार मैग्नेट को मैं कॉइल की तरफ लेके आ रहा हूं। अब जैसे मैं इसको कॉइल की तरफ लेके आऊंगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। अब इंड्यूस्ड करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, क्यों, ताकि वो इंड्यूस करंट इस हिसाब से प्रोड्यूस हो ताकि इसको जो है पास आने से रोक सके। अब क्योंकि इसके पास आने से आ रहा है, अब देखो पास कौन सा पोल लाया जा रहा है, सामने इसके नॉर्थ पोल है ना, तो इसको रोकना है। रोकने के लिए इसके दो हाथ तो नहीं निकल के आएंगे भाई, रुक जा, यानी पोलैरिटी। अब पोलैरिटी कैसे आएगा बच्चों, कि नॉर्थ आ रहा है, नॉर्थ को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको नॉर्थ पोलैरिटी जनरेट करना पड़ेगा। नॉर्थ पोलैरिटी जनरेट होगी तो इसको रिपेल करेगा ना। तो नॉर्थ पोलैरिटी के लिए आपको ये तो ये पता ही होगा ना कि अगर करंट जो है क्लॉकवाइज है, क्या है, क्लॉकवाइज, तो होता है साउथ पोल, साउथ पोलैरिटी की तरफ बिहेव करता है सरफेस। और अगर आपका करंट होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्या होता है, तो वो नॉर्थ पोलैरिटी की तरफ बिहेव करता है। तो यहाँ पर हमें क्या है, इस बार मैग्नेट के पास आने के कारण इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, भी कौन सा, नॉर्थ पोल इसके सामने आ रहा है। तो यानी ये करंट अपने कॉइल में इस हिसाब से प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस करंट इस हिसाब से प्रोड्यूस होगा कि यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी बने। और नॉर्थ पोलैरिटी बनने के लिए कौन सा पोल चाहिए, नॉर्थ। नॉर्थ कब होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, यानी जब आप एक कॉइल के पास एक बार मैग्नेट लेकर आओगे इस हिसाब से कि उसका नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ फेस कर रखा है, तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। क्यों, जिसके कारण आपका ये जो सरफेस है ये नॉर्थ पोलैरिटी को गेन कर पाए और उसके कारण इसको रिपेल करेगा और इसको आने से रोकने की कोशिश करेगा। मैंने बोला अपोज करता है, जरूरी नहीं अपोज करेंगे। अब हम बिल्कुल हंगे से अगर मैग्नेट को लेकर आएंगे तो ये थोड़ी ना रोक पाएगा, बट इसकी कोशिश यही होगी कि भाई जिसके कारण मैं प्रोड्यूस हो रहा हूं उसको रोकूं।
और यही बात कौन कहता है? लेंज लॉ। और यही जो मैंने आपको बताया लेंज लॉ का लॉजिक और जो फैराडे लॉ भी समझाया है, उसके बेसिस पर ही इस तरीके के डायरेक्शंस निकालने वाले अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। उसके लिए माइंड में ये भी रख लो, क्लॉकवाइज सीधा देखो। अभी रीजन आपको पता है कि देखो राइट हैंड थंब रूल से अगर मैं करंट की डायरेक्शन देखो तो फील्ड लाइन बाहर निकलती हुई दिखती है। बाहर किससे निकलती है? नॉर्थ से। तो यानी सीधा माइंड में रख लो आगे के लिए, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ, क्लॉकवाइज मतलब साउथ, साउथ मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब साउथ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ, नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे वर्डिंग याद रख लो। बाकी लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई अगर नॉर्थ पोलैरिटी है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, या एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोलैरिटी है। उसी तरीके से क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोलैरिटी है, साउथ पोलैरिटी है तो क्लॉकवाइज करंट है। ठीक है, तो लेंज लॉ समझ में आ गया, फैराडे लॉ समझ में आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर हो गया। इनको आप नोट कर लो। अब हम इन पे जो है इनको अप्लाई करके अलग अलग डायग्राम में अलग अलग कंडीशंस में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने का लॉजिक सीखेंगे। ओके बच्चों, चलो नोट करो। तो बच्चों अब जो भी हम टॉपिक करेंगे उनमें अलग अलग मैं डायग्राम दूंगा, सिचुएशन दूंगा, और हर एक सिचुएशन में आपको करना क्या है? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। किसी में कुछ अलग चेंजेस होंगे तो मैं आपको साथ के साथ मेंशन करते जाऊंगा। अगर उनमें चेंजेस में मेंशन नहीं कर रहा तो समझ लो आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फाइंड करना है। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक दो एग्जांपल लेकर चलते चलेंगे और अलग अलग सिचुएशंस में हम देखेंगे कि इंड्यूस करंट को कैसे फाइंड करेंगे। और एक चीज मैं बता दूं, इनके लिए जो है मैं डायरेक्ट कोई रूल्स वगैरह वैसे नहीं बता रहा हूँ। एक सिंपल अपने एक स्टोरी एक लॉजिक अपना बना लो अपने तरीके से, और उसके बेसिस पर आप कैलकुलेट करो। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फाइंड करना बता रहा हूँ, ये जो है कि बच्चे सीधा रट्टा मार लेते, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, इसके पीछे पूरी लॉजिक है। उस लॉजिक को समझो और कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहला सिंपल सा कि ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, और इसके सामने ये आपका एक मैग्नेट है, नॉर्थ इधर है साउथ इधर है। ये मैग्नेट हम इधर लेके आ रहे हैं। पहली सिचुएशन होगी। इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा? अगेन नॉर्थ पोल पास लेके आ रहे हैं, पास आ रहा है नॉर्थ पोल, इसको पास आने से रोकना है, यानी खुद भी कौन सी पोलैरिटी गेन करना चाहेगा? नॉर्थ। नॉर्थ गेन करने के लिए कौन सी डायरेक्शन चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर डायरेक्शन करंट क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन मैं दोनों ही लिख लेता हूं, बार बार लिखना ना पड़े। क्लॉकवाइज आंसर में टिक कर दूंगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन लेते हैं। ये साथ के साथ आप जो है वीडियो को पॉज करके, जब मैं कोई सिचुएशन दू आगे जो है आप पहले वीडियो को पॉज करके उसके डायरेक्शंस अपने आप निकालना, और फिर वीडियो को आगे प्ले करके देखना कि जो आपने आंसर निकाला है वो सही निकला है नहीं निकला है। इस तरीके से आपका लॉजिक ढंग से बनेगा। पूरी वीडियो ऐसे नहीं देखना है। जैसे मैं जैसे नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करूंगा, उसका करना क्या है कि आपको पहले अपनी ओर से ही कैलकुलेट करना है डायरेक्शन, और उसके बाद देखना है कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सेकंड में मैंने आपको अगेन सेम एक कॉइल दिया, ठीक है, सेम कॉइल, और इस बार मैग्नेट मैंने इस तरफ रख लिया। ये चलो इधर ही रख लेते, कोई नहीं, फेस इधर है ना कॉइल का। तो इस बार इधर साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और साथ में इस बार मैग्नेट को हम दूर लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूर लेके जा रहे हैं। तो आप डायरेक्शन कैलकुलेट करो, उसके बाद मैच करना है यहां से आंसर। तो बच्चों देखो हुआ क्या कि इस बार साउथ पोल दूर जा रहा है, यानी इस बार जो प्रोड्यूस हो रहा है करंट वो साउथ पोल के दूर जाने के कारण, और लेंज लॉ क्या कहते हैं भाई, जिसके कारण प्रोड्यूस होगा उसको रोकेगा, उसका अपोज करेगा। तो इस बार साउथ पोल दूर जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए? अगर ये खुद साउथ बन गया नहीं, रिपेल करेगा, फिर तो भगा देगा, चल भाई ऐसा नहीं है, रोकना है रे। अब रोकने के लिए भाई क्या है, साउथ को कौन अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ। इसको कौन सी पोलैरिटी चाहिए? नॉर्थ। नॉर्थ कब मिलेगा? जब एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, मुझे पता था
कि आप लोग जो सोचोगे पिछली बार एंटी क्लॉकवाइज आंसर है, इस बार क्लॉकवाइज आएगा, ऐसा नहीं करना, तुक्का नहीं लगाना। मैंने इसीलिए पोलैरिटी भी चेंज कर दी दूर जाने के साथ साथ। उस बार नॉर्थ इधर था, इस बार नॉर्थ इधर है, समझे? तो इसीलिए स्टोरी को समझना है, लॉजिक को समझना है, रटना नहीं है। तो इस बार क्या हुआ कि साउथ दूर जा रहा है और साउथ को दूर जाने से रोकना है, तो नॉर्थ, नॉर्थ यानी क्लॉकवाइज। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होगे। चलो जी, तो इसका आंसर था एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? थर्ड में देखोगे बच्चों, इजी दे रहा हूं, चिंता मत करो। ये एक कॉइल है और ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ ऊपर से नीचे गिर रहा है। कौन सी डायरेक्शन होगी बोलो? सिंपल, नॉर्थ आ रहा है, पास आने से इसको रोकना है, तो ये भी नॉर्थ बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। बट अगर ये सिचुएशन, तीसरे के बाद चौथा, ठीक है? तो बच्चों हम बात कर रहे थे फोर्थ कंडीशन कि इस बार मैग्नेट नीचे से जा रहा है और नॉर्थ है और ये साउथ है। अगेन अब देखो, ये जो हमें सरफेस दिख रही है ऊपर का, और मैग्नेट की तरफ मूव कर रहे हैं नीचे वाले सरफेस में भाई। तो नीचे वाले सरफेस से अगर हम अंदर से देखें तो नीचे से इसके पास कौन आ रहा है? नॉर्थ। नॉर्थ को रोकने के लिए नीचे वाला कौन बनेगा? नॉर्थ। नीचे से एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर से क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज। देखो नीचे से अगर कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज होगी तो ऊपर से क्या होगा? वो क्लॉकवाइज होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे, इसका आंसर क्लॉकवाइज। अब स्टेप की तो बहुत होगी, अब नेक्स्ट लॉजिक देखते हैं, ठीक है? उससे पहले बच्चों आप सबने कैपेसिटर पढ़ा हुआ है, पढ़ रखा है। कैपेसिटर में क्या होता है कि अगर आपने इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी, अब करंट पॉजिटिव से फ्लो करता है इस तरीके से और नेगेटिव में एंटर करता है। ये वाले प्लेट पे कौन सी पोलैरिटी आएगी? पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव। तो यानी कैपेसिटर के जिस प्लेट पे, ये अंदर की तरफ ही आप दिखा सकते हो भाई, थोड़ा सा चौड़ा बना लेते कैपेसिटर, ठीक है? यानी कैपेसिटर के जिस प्लेट में करंट एंटर करता है उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव, और जिसमें से करंट बाहर जाता है नेगेटिव। समझे कि नहीं समझे? समझ ही गए होगे भाई, सिंपल है। कैपेसिटर के जिस प्लेट में से करंट एंटर करेगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी? पॉजिटिव, और जिस प्लेट में से करंट बाहर जाएगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी? नेगेटिव। सिंपल। तो हम इन लॉजिक को यहाँ पर यूज करेंगे और उसके रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं भाई। नंबर यहाँ काउंट करते करते रखिए, तो आप देखते जाना, ठीक है ना? मैं नंबर लिख नहीं रहा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक कॉइल दिया गया है जिसमें यहाँ पर आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ओके? पी और क्यू। इस कैपेसिटर के दो प्लेट है, उनका नाम है, एक का नाम है पी, दूसरे का नाम है क्यू। अब साथ में मैंने आपको बोला कि भाई इधर से एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये ऐसे मूव कर रहा है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्लेट पॉजिटिव होगा और कौन सा प्लेट नेगेटिव होगा, पोलैरिटी बतानी है। तो सिंपल, पहले डायरेक्शन निकालो। पास कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? जल्दी बोलो। साउथ पोल। साउथ पोल पास आ रहा है, रोकने के लिए क्या बनना पड़ेगा? खुद भी साउथ, सेम सेम रिपेल। अब ये साउथ कब बनेगा? जब इसमें करंट की डायरेक्शन, जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। और अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज तो ये बन गया भाई साउथ। और क्लॉकवाइज होने का मतलब है प्लेट में, कैपेसिटर के प्लेट में, कौन से प्लेट में करंट एंटर कर रहा है? प्लेट पी, और निकल किससे रहा है? क्यू। और अभी मैंने बताया जिस प्लेट में करंट एंटर करे पॉजिटिव, जिससे करंट बाहर निकले नेगेटिव। तो P हैज द पॉजिटिव पोलैरिटी एंड Q नेगेटिव पोलैरिटी। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, समझ आ गया ना? गुड। नेक्स्ट ध्यान दोगे फटाफट। नेक्स्ट लॉजिक बच्चों कुछ इस तरीके का है कि आपको इस तरीके की कॉइलिंग बना के दे दी, ठीक? और नीचे यहाँ पर एक वायर है, वायर का नाम रख दिया AB, ठीक है? और इसके सामने रखा सेम वही क्या? बार मैग्नेट।
अब ये बार मैग्नेट हम इससे दूर लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूर लेके जा रहे हैं। अब आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इस वायर में कि भाई करंट ए से बी जाएगा या बी से ए आएगा। सिंपल, ये दूर जा रहा है, इस कॉइल पे कौन सी पोलैरिटी बनेगी? नॉर्थ दूर जा रहा है। कौन दूर जा रहा है? नॉर्थ। तो नॉर्थ दूर जा रहा है तो क्या होगा? इसको रोकना है। कौन रोकेगा? साउथ। कौन रोकेगा? साउथ। और साउथ रोकेगा कब? जब इसमें करंट की पोलैरिटी कैसी मिलेगी? क्लॉकवाइज। कैसी मिलेगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे घूमती है ना, टिक 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 टिक। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओ तो करंट ऐसे होगा। तो ये तो घूम के इधर आ गया भैया, तो इस तरीके से ऐसे जाएगा, ऐसे घूम के वापिस टिक 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 टिक। समझ आ रही है क्या बात? आ रही है ना? हाँ, गुड, वेरी गुड। तो इस वायर में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? बी से ए। क्या होगी? बी से ए। समझे? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, अलग अलग डायग्राम के साथ प्रैक्टिस करना। अब मैं कुछ और लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक? इसको नोट कर लो। डायरेक्शन बता देगी ना, करंट की डायरेक्शन बी टू ए। क्या हुआ? बी टू ए। नेक्स्ट बच्चों, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ये एक वायर है सीधा सा, बिल्कुल, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई। क्या करंट फ्लो कर रहा है? आई। उसके बाद आपके पास एक वायर का लूप भी है। क्या है? वायर का एक लूप है जो कि v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, यानी वायर से दूर जा रही है। आपको बताना है कि इस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। समझे? तो बच्चों, हमें क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें मैंने बोला एक वायर है जिसमें कि आई करंट आपका फ्लो कर रहा है और ऐसे कुछ डिस्टेंस पे एक कॉइल है जो कि v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है। तो आपको बताना है कि इस कॉइल में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो, सेम चीजों को समझना कि ये जो है क्या है, दूर जा रहा है। ओके, तो इसको दूर जाने से जो चीजों को रोकना है। अब आपने ये लॉजिक पढ़ा हुआ है कि दो वायर में करंट अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो तो दे विल अट्रैक्ट, और अगर उनमें अपोजिट है तो वो रिपेल करते। एक ये लॉजिक है और एक और लॉजिक, दोनों लॉजिक से आंसर निकालेंगे। अब ये भाई दूर जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा? दूर जाने से रोकना है ना? सिंपल जाता है हर चीज में, क्योंकि दूर जाएगा तो इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? डिक्रीज होंगी। तो डिक्रीज होने से रोकना है। रोकोगे कैसे? वही रोक दो उसको। तो रोकना है तो कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा? अट्रैक्टिव। अब अट्रैक्टिव कब होगा? जब इसमें और इस वाले पोर्शन में करंट की डायरेक्शन सेम होगी, और अगर ये करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो इस तरीके से घूमेगा। तो कौन सी डायरेक्शन बनी? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ आ गई बात? अब इसको दूसरी स्टोरी भी समझते हैं। देखो जी, आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट वायर है, इसके कारण पहले हम इस तरफ ऊपर की तरफ में ना कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक, ये देखो, अंगूठे को रखा करंट की डायरेक्शन में, ऐसे खींच लिया तो क्या हुआ? आपका बाहर की तरफ आ रही है ना उंगलियां, यानी बाहर की तरफ आने का मतलब फील्ड लाइन बाहर आ रही है। इसका मतलब इस रीजन में जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस जो है नॉर्थ पोलैरिटी की तरफ बिहेव कर रही है। अब ध्यान देना, ये नॉर्थ पोलैरिटी है, दूर जाएगा क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। जब चीजें डिक्रीज हो तो उसका अपोजिट बिहेवियर रखना पड़ता है आपको। सॉरी, डिक्रीज होगा तो सेम बिहेवियर, यानी देखो क्या है कि इसमें फील्ड लाइन निकल रही थी तो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब समझो, ये कॉइल दूर जा रहा है, दूर जा रहा है यानी इनमें से फील्ड लाइन कम होगी। अब हमें तो फ्लक्स को कम होने से रोकना है। कम होने से रोकने के लिए क्या करेंगे भाई? उसमें से फील्ड लाइन कम ना हो तो इसमें करंट इस हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे कि वो भी जो है फ्लक्स उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करे जिस डायरेक्शन में इस वायर के कारण हो रहा है। डिक्रीज होने से बच जाएगा ना? बच जाएगा। तो यानी एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ। बाकी सिंपल सा स्टोरी, ये तो एक्चुअल कहने के फ्लक्स डिक्रीज होने रोकना है। देखो, जब भी किसी कॉइल से फ्लक्स डिक्रीज हो रहा हो तो जिस फील्ड में रखा है, क्योंकि यहां पर देखो बाहर से फील्ड रखा गया, जिस फील्ड में रखा है, ठीक है, उस फील्ड की जो पोलैरिटी होगी सेम वही पोलैरिटी मेंटेन करना है।
यानी अगर वो नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरह मेंटेन करना है, साउथ है साउथ की तरह मेंटेन करना है। यहाँ देखो हमने क्या देखा, ये दूर जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। फ्लक्स डिक्रीज होने का मतलब देखो इस वायर के कारण इधर नॉर्थ पोलैरिटी है, तो वायर के इंड्यूस करंट के कारण भी क्या होना चाहिए इसमें, नॉर्थ पोलैरिटी। और नॉर्थ पोलैरिटी के लिए डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब सेम क्वेश्चन अगर इस तरीके से मैं आपसे पूछ लेता कि ये v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, नीचे आने का मतलब जब ये वायर की तरफ आएगा तो क्या होगा, इससे लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ेगा। अगेन इधर कौन सी पोलैरिटी है, नॉर्थ, बट अब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसका अपोजिट पोलैरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, साउथ यानी क्लॉकवाइज। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। दूसरा देखो पास आ रहा था तो इसको रोकना है, रिपेल करने का लॉजिक, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये अलग अलग लॉजिक है समझने का। ठीक, अब एक और लॉजिक हम देखेंगे, रब कर दो बच्चों। ठीक है, इसमें देखो क्या है, सिंपल सा लॉजिक है कि ये आपका एक वायर है जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है और ये जो है डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। ओके, आई करंट डिक्रीज हो रहा है। यहां पर एक कॉइल है, कॉइल 1, और यहां पर एक कॉइल है 2। ये दोनों भी फिक्स है, ये वायर भी फिक्स है, कोई कहीं मूव नहीं कर रहा, बट इसमें से करंट डिक्रीज हो रहा है। अब देखो क्या है कि इस वायर के कारण ऊपर पोलैरिटी देखो कौन सी आ रही है, नॉर्थ। नीचे देखूंगा राइट हैंड थंब रूल, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, उंगलियां अंदर एंटर कर रही है, साउथ। चीजें डिक्रीज हो तो मैंने बोला था सेम, नॉर्थ है तो ये इंड्यूस करंट भी इस हिसाब से प्रोड्यूस होगा, नॉर्थ की पोलैरिटी मेंटेन रहे। नॉर्थ की पोलैरिटी मेंटेन रखने के लिए क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो डायरेक्शन होगी करंट की क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और नीचे में साउथ पोलैरिटी को मेंटेन करना है, साउथ को कौन मेंटेन करेगा, क्लॉकवाइज। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया बच्चों। ठीक, सेम क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी हो सकता था। किस तरीके से हो सकता था, कॉइल 1 कॉइल 2 डिक्रीजिंग की बजाय अगर ये लिखा रहता इंक्रीजिंग, क्या लिखा रहता, इंक्रीजिंग। तो इस बार क्या है कि इनसे लिंक फ्लक्स बढ़ेगा। अगेन इस वायर के कारण करंट की डायरेक्शन इधर है, अंगूठा रखूंगा, बाहर आ रहा है देखो, हथेली रख के उंगलियां, यानी नॉर्थ, अंदर क्या, साउथ। तो मैंने बताया अगर बढ़ रहा हो तो उसका अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, यानी इस बार ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आ गई बात बच्चों। ठीक, अब इसके अलावा देखो एक और लॉजिक, लॉजिक कुछ इस तरीके से देखो, एक से ध्यान दो। इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी रीजन में, होता है वर्टिकली आउटवर्ड। क्या होता है, वर्टिकली आउटवर्ड। ओके, समझ में आ रही है ना बात। और जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, ये होता है वर्टिकली सॉरी, जो क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो मैंने पहले बोला उसको रिवर्स करो, वर्टिकली इनवर्ड होता है। और जो डॉट से होता है बच्चों वो वर्टिकली आउटवर्ड होता है। समझ में आ गई बात। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये वर्टिकली आउटवर्ड है। आउटवर्ड होने का मतलब कि इसमें फील्ड बाहर आ रही है, यानी ये सरफेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अंदर जा रहा है, यानी ये सरफेस साउथ की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब क्या है कि मान लो आपसे कोई क्या है कि कोई भाई एक लूप है, इसको मैं अंदर लेके जा रहा हूं, तो क्या होगा, मैग्नेटिक इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। देखो ये जब अंदर जाएगा तो इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो यानी जस्ट अपोजिट पोलैरिटी मैंने बोला था, ये किसकी तरह बाहर आ रहे हैं, नॉर्थ की तरह काम कर रहा है। नॉर्थ का उल्टा साउथ, साउथ यानी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लॉकवाइज। अगर मान लो इसी में मैं सेम एक कोई भी एक कॉइल ले लेता हूं, ऐसे भाई ये बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है ना, वेलोसिटी से। अब ये बाहर जा रहा है यानी इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने का मतलब है कि सेम पोलैरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी इसको, उस चीज का अपोज चेंज करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ का नॉर्थ ही रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। सेम भाई कुछ भी हो सकता है, रैंडमली कुछ भी। इसका भी क्या होगा आंसर, डिक्रीज हो रहा है, नॉर्थ है तो नॉर्थ का नॉर्थ ही रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज आंसर। समझ में आ रही बात। सेम इसमें
अगर मान लो कि इसमें मैं कोई भी एक कॉइल ले लेता हूं, ये एंटर कर रही है भाई, ठीक है, तो इंक्रीज होगा, बट ये कौन सी पोलैरिटी, साउथ, इंक्रीज होगा साउथ को उल्टा नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो कुछ है ये बाहर जा रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, जो पोलैरिटी वही मेंटेन रखनी पड़ेगी। क्रॉस का मतलब एंटर करिए यानी साउथ, साउथ पोलैरिटी यानी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ लॉजिक है बच्चों, रब कर दो इसको, ठीक है, गुड। अब देखो अगेन, ये हमने डॉट में लिया, वर्टिकली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें मान लो कि कोई एक रैंडमली इस तरीके के शेप में था, और इसको हमने क्या करा, स्ट्रेच करके एक सर्कल बना दिया। क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। तो अब इसमें क्या होगा, डायरेक्शन इंड्यूस करंट का। तो आपको पता है बच्चों कि जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसका एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, यानी चेंज हो रहा है तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। अब फ्लक्स बढ़ेगा तो मैंने अपोजिट बोला था, डॉट का मतलब क्या, नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अगर सेम कहानी मैं कुछ इस तरीके से करूं, ठीक, कि अगेन डॉट 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 में मैग्नेटिक फील्ड है ये, ओके, और इस बार क्या है कि सर्कुलर फॉर्म में वायर थी, और इसको मैंने कंप्रेस करके क्या करा, कंप्रेस करके कुछ इस तरीके की शेप में लिया है। इस केस में क्या हुआ बच्चों, एरिया डिक्रीज हुआ ना। अब एरिया अगर डिक्रीज हुआ है तो जाहिर सी बात है फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो सेम पोलैरिटी, डॉट का मतलब फील्ड लाइन निकल रही यानी नॉर्थ पोलैरिटी, तो ये भी नॉर्थ पोलैरिटी मेंटेन रखेगा, यानी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों ये आप नोट कर लो, इसको फटाफट कर लिया नोट जल्दी से, ओके। तो अब मैं आपको बता दूं बच्चों, ध्यान दोगे कि यहां पर सिंपल सा है कि आपको ये जो लॉजिक मैंने बताया है, इसमें आपको मैंने इस वीडियो में मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बता दिया, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, और उसके बेसिस पर ये जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, इस तरीके की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फास्ट कराया ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा लेंथी हो चुकी है। तो अगर किसी को भी इस तरीके के क्वेश्चन में कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको मैंने बता दिया, अगर आपको इसमें किसी भी तरीके कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिए और बताइए कि सर जी ये समझ में, मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। बाकी वीडियो देखकर आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो कंसेप्ट वगैरह जो आते रहेंगे, तो जैसे वो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में भाई ऐसे मत जाओ, वीडियो को यार इतनी मेहनत से बनाया, लाइक कर लो, शेयर करो, और साथ में कमेंट करके फीडबैक जरूर दो, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी आपके दोस्त वगैरह अगर उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में किसी तरह की समस्या हो रही तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। और साथ में बच्चों मैं ऑनलाइन जो है 12th क्लास का बैच भी चला रहा हूं, तो अगर किसी को पूरे के पूरे सिलेबस का बैच ज्वाइन करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फिजिक्स वर्ल्ड चंदन, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।